and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. को इसके नाम के बारे में नहीं पता, जबकि दूसरे केस के सारे हंटर्स के नाम सभी लोगों को याद होते हैं। हालांकि मिस्टर वू जिन कोरिया के ए रैंक के हंटर्स में से सबसे बेस्ट है, इसीलिए हम लोग ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। हम लोग हायर रैंक के हंटर्स को 3 दिन का टाइम देते हैं ताकि उनसे मीटिंग कर सके। मिस्टर गानी जिन से कहते हैं मैं स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ, क्योंकि हम लोग कोई बड़ा गिल्ड नहीं है जो कि मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए हम ना तो तुम्हें ज्यादा पैसा दे सकेंगे ना ही तुम्हें फेम दे सकेंगे, लेकिन हम तुम्हें एक अलग रास्ता दे सकते हैं। एक हंटर होने के तौर पर तुम एक अलग कॉप चूज कर सकते हो। जिन्हों कहता है मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहते हो। गानी से कहते हैं तुम एक कॉप बन सकते हो, तुम मॉनिटरिंग डिवीजन को ज्वाइन करके हंटर्स पर नजर रख सकते हो, तुम इन सारे हंटर्स को कंट्रोल में रख सकते हो। जैसा कि तुम बहुत जानते हो हमारे कंट्री को गवर्नमेंट नहीं चला रही बल्कि हंटर्स चला रहे हैं, और इन सारे हंटर्स से ऊपर सिर्फ एक ही एसोसिएशन है जो कि हंटर्स एसोसिएशन है, और हम तुम्हें ये अथॉरिटी दे सकते हैं। जिन्हों कहता है लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों ऑफर कर रहे हो। गानियों से कहते हैं क्या तुम्हें टॉप 5 गिल्ड्स के बारे में पता है। ये 5 गिल्ड बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर्स की तरह है, पूरे कंट्री का बैलेंस इन्हीं के दरमियान है। अगर तुम इन 5 में से किसी एक को ज्वाइन करने का फैसला करते हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारा कंट्री बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। हमारा लॉ और सिस्टम, हमारा कानून इन हंटर्स को नहीं रोक सकता, इसलिए हमें कोई चाहिए एस रैंक का हंटर जो कि पावरफुल हो और इन सबको कंट्रोल कर सके। हमें इसीलिए अपनी अथॉरिटी को बढ़ाना है ताकि हम सारे गिल्ड्स पर नजर रख सके और इनको अपने कंट्रोल में रख सके, क्योंकि डंजन्स के अंदर वाले मॉन्स्टर्स सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं है, रियल वर्ल्ड में ये हंटर्स भी असल में मॉन्स्टर्स हैं। गानी जिन्हों से कहते हैं तो तुम्हारा फैसला क्या है, क्या तुम हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहोगे। जिन्हों थोड़ी देर के लिए सोचता और कहता है ये एक बुरा प्रपोजल नहीं है, किसी को भी अगर चेयरमैन गन ही की सपोर्ट मिल जाए तो वो ऊपर तक जा सकता है, गवर्नमेंट को संभाल सकता है, कानून उसके हाथ में होगा, यहाँ तक कि मेरी पोस्ट नेशनल असेंबली तक पहुंच जाएगी, मैं मीडिया को कंट्रोल कर सकूंगा। वो गन ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसकी नेगोशिएशन स्किल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इस तरह का चांस रोज रोज नहीं मिलता। हमारे कोरिया में हंटर्स एसोसिएशन वो छठी बड़ी फोर्स है जो कि बाकी के सारे गिल्ड्स को कंट्रोल कर सकती है, और वाकई में हमारे कंट्री को हंटर्स एसोसिएशन की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बूढ़े आदमी के पास ज्यादा वक्त बचा है, ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है, इसलिए इसे अपनी कुर्सी के लिए बनना चाहिए जो कि एस रैंक का हो और पावरफुल हो। लेकिन साथ ही जिन्हों गानी से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं हंटर्स एसोसिएशन में ज्वाइन नहीं करूंगा। मिस्टर गानी वहीं पर हैरान हो जाते हैं और यही बार कहते हैं तुम हंटर्स एसोसिएशन में ज्वाइन कर लो, तुम्हारे जैसा एस रैंक का हंटर अगर हमारे साथ मिल जाए तो हमारी पावर बढ़ जाएगी और हम हंटर्स को कंट्रोल कर पाएंगे। जिन्हों थोड़ी देर प्रपोजल के बारे में सोचने के बाद मिस्टर गोगानी से कहता है आई एम सॉरी, मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता। चेयरमैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। चेयरमैन अपनी आंखें बंद करते हैं और कहती है अच्छा तो मुझे लगता है कि इसको भी सिर्फ पैसा ही चाहिए। जिन्हों मिस्टर गोगानी से कहता है मैं फाइट करना चाहता हूँ, मुझे मॉन्स्टर्स को मारना है। ये बात सुनकर गोगानी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। गानी से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी है। जिन्हों से कहता है हाँ जी बिल्कुल। जिन्हों कहता है अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता हूँ तो एसोसिएशन वालों को सिर्फ डी रैंक की या फिर सी रैंक की डंजन ही मिलती है या फिर ई रैंक की डंजन, क्योंकि बड़े गिल्ड वाले बाकी की डंजन को खरीद देते हैं। अगर ऐसा होता है तो मुझे लेवल अप होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं। जब तक मैं रुकता नहीं हूँ तब तक मैं ग्रो करता रहूंगा, मैं लेवल अप करता रहूंगा और मैं स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। जिन्हों गानी से कहता है मुझे पूरा यकीन है अपने फैसले पर, मुझे डंजन के अंदर ही होना चाहिए और मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए। चेयरमैन गानी उसकी आंखों की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसकी आंखें तो बिल्कुल सच बोल रही है, इसके अंदर तो वाकई में ताकत की भूख है, ये मॉन्स्टर से फाइट करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहता है। चेयरमैन गानी अपने सीने में हाथ रखते हैं और कहते हैं मेरा दिल तो तेजी से धड़क रहा है, कई सालों से मैंने ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की। चेयरमैन गानी कहते हैं अगर मैं 20 साल जवान होता या फिर 10 साल क्यों नहीं तो मेरा भी यही ख्वाहिश होती कि मैं भी डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारता। जिन्हों खड़ा हो जाता है और कहता है मेरी सिस्टर घर पर अकेली है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। चेयरमैन गानी उसे कहते हैं मुझे टाइम देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिन्हों मिस्टर बूचिंग के पास से गुजरते हैं उनसे कहता है आपका हिसाब बिल्कुल गलत नहीं था, डबल ईयर डंजन के इंसिडेंट के दौरान उन सारे मॉन्स्टर्स को मैंने नहीं मारा था। मिस्टर बूचिंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आए फिर किसी ने मॉन्स्टर्स को मारा होगा। जिन्हों वहाँ से चला जाता है। चेयरमैन गानी बूचिंग से कहते हैं जब हंटर्स के अंदर हीलर्स की क्लास आई और हीलिंग मैजिक स्टार्ट हो गए तो मुझे लगा था शायद मैं किसी पावरफुल मैजिक से अपनी जवानी को वापस ला सकता हूँ और अपने बुढ़ापे से निजात हासिल कर लूंगा। ऐसे मैं सोचता था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन मैं पहुंचना गलत था। यहाँ तक कि कोई एस रैंक का हीलर भी मेरी जवानी को वापस नहीं ला सकता। कोरिया के 5 टॉप 5 गिल्ड्स इस वक्त अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, वो जितने भी ज्यादा एस रैंक के हंटर्स मिलते हैं उन्हें अपने पास लेकर आ रहे हैं। फिलहाल उनके पास जितनी पावर है हमारी नेशनल मिलिट्री से ज्यादा उनके पास पावर है। अगर हम एसोसिएशन वाले उनका सामना नहीं करेंगे तो वो तो बिल्कुल वाइल्ड जानवरों की तरफ फैल जाएंगे और पूरे कंट्री पर कब्जा कर लेंगे। मिस्टर बूची उनसे कहते हैं इसलिए आप चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं ताकि इन सब पर कंट्रोल रख सके। हालांकि आप काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। मिस्टर चेयरमैन उसे कहते हैं अगर एसोसिएशन को मेरी जरूरत है तो मैं वहाँ पर मौजूद रहूंगा, लेकिन साथ ही चेयरमैन कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है, हंटर्स को डंजन के अंदर रहना चाहिए, मुझे भी डंजन के अंदर होना चाहिए था। चेयरमैन बूची से कहते हैं मेरी आज की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दो। बूची उनसे कहता है लेकिन आज आपके मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। चेयरमैन उसे कहते हैं आज मैं काफी ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, मैं नहीं चाहता कि मिनिस्टर से मिलकर मैं अपने मूड को खराब कर दूं। चलो मैं और तुम जाकर कहीं पर ड्रिंक करते हैं। मिस्टर बूची उनसे कहते हैं मैंने कभी ज्यादा पिया नहीं, क्या अभी भी मेरे साथ पीना चाहेंगे। चेयरमैन उसे कहते हैं कोई बात नहीं, चलो चाय पीते हैं। चेयरमैन काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं जिन्होंने मेरे अंदर का एक जवान इंसान जगा दिया, उसकी वजह से मुझे फीलिंग हुई कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को मारना कैसा है। नेक्स्ट सीन डांसो का दिखाते हैं। डांसो को मार पड़ रही होती है जिन्हों के फादर से। डांसो जंगी हालत में हॉस्पिटल के बेड पर लेटा होता है और उसे सारी बैकलैश फैमिली याद आ रही होती है कि कैसे उसे मार पड़ी है। जिन्हों के फादर उसे बुरी तरह पीट रहे होते हैं, उसी वक्त उसकी आंख हो जाती है। डांसो की जैसी आंख होती है वो हॉस्पिटल के बेड पर पट्टियों में लिपटा पड़ा होता है, कहता है क्या मैं सपना देख रहा था। डांसो के पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं। डांसो से कहता है तुम्हें मुझसे क्या पूछना है, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं मुझे तुमसे कुछ डायरेक्टली पूछना है। वो बंदा जिसका नाम संग इलवान है जिसको तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्या वो वाकई में एक मॉन्स्टर था। डांसो ऑफिसर से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने एक सिविलियन पर अटैक किया, वो एक मॉन्स्टर था, मैंने तुमसे कहा ना। ऑफिसर के पास एक पैड होता है, उसे कहते हैं हमारे पास उस दिन की वीडियो है, हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। उस दिन बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय होने के बाद जिस बंदे को तुम मॉन्स्टर कह रहे हो उसने बहुत सारे इंसानों की जान बचाई। मैंने आज से पहले किसी मॉन्स्टर को इंसानों की जान बचाते हुए नहीं देखा। क्या तुम अभी उसे मॉन्स्टर कहना चाहोगे। डांसो ऑफिसर से कहता है क्या तुमने कभी सुना है कि कोई इंसान किसी डंडे से 10 साल बाद बाहर आया हो। ऑफिसर डांसो के पास होकर खामोश हो जाते हैं। डांसो से कहता है मुझे कोई शक नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे कहते हैं जैसे तुम ठीक हो जाओ ब्यूरो आ जाना, बहुत सारे पेपर्स हैं जो हमें हैंडल करनी है। ऑफिसर के जाने से
से पहले डांसों से पूछता है उस आदमी का क्या हुआ, वो कहाँ गया। ऑफिसर से कहते हैं तुम्हारी फाइट के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया, वो गायब हो गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम किसी ऐसे मॉन्स्टर को ढूंढ सकते हैं जिसने एक ऐसा कि हंटर डांसो को मारा हो। ऑफिसर के वहाँ से जाने के बाद डांसो कहता है ये तो बहुत ही शर्मिंदा करने वाली हाथ थी, और उसे लगता है बैक सीन से याद आता है। जिन्हों के फादर उसके सामने खड़े होते हैं उसे कहते हैं दोबारा कभी कोरिया में अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि अगर तुम कोरिया में वापस आते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी आंखें बंद नहीं होंगी लेकिन तुम मर जाओगे। डांसो कहता है मरने के बाद मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। उसने मुझे ऐसी धमकी देने की हिम्मत कैसे की, मुझे पता है कि वो कहाँ पर जा रहा है, मुझे उसे पकड़ने के लिए अपने इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। यहाँ से ठीक होने के बाद मुझे जल्दी से अपने गिल्ड से रब्ता करना होगा। अगर मेरे पास इक्विपमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स होंगे तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी उसे हराने में। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिन्हों अपने अपार्टमेंट अपने रूम में बैठा होता है और अपनी ऑनलाइन विंडो खोलकर बैठा और कहता है एक हंटर के लिए इक्विपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। हमारे कंट्री में हजारों के हिसाब से हंटर्स हैं, इसलिए हम सब हंटर्स को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट्स होती है जहाँ से हम इक्विपमेंट्स को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जितने ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे हंटर्स रंजन के अंदर उतनी ज्यादा सेफ होंगे, और जितना ज्यादा इक्विपमेंट अच्छा होगा उतना ही ज्यादा महंगा होगा। इसलिए डी रैंक या फिर ई रैंक के हंटर्स के लिए इक्विपमेंट खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिन्हों कहता है यहाँ पर तो बहुत ही महंगे महंगे इक्विपमेंट्स हैं, मेरे पास जितनी भी सेविंग्स है मैं उनके साथ इक्विपमेंट्स को नहीं खरीद सकता, और मुझे लगा था कि मेरे पास काफी सारा पैसा है। जिन्हों कहता है कि डीमन कासल के अंदर फायर टाइप मैजिक काम नहीं करता क्योंकि वहाँ पर सारी फायर टाइप फील्ड है। इसके अलावा जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता जा रहा हूँ वहाँ पर फायर की इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, मुझे अच्छी इक्विपमेंट्स की जरूरत है जिससे मेरी बॉडी जले ना। जिन्हों अपने प्लेयर विंडो को स्टोर ओपन करता है कहता है क्या मुझे यहाँ से कुछ खरीदना चाहिए, लेकिन उसे वहाँ पर कोई अच्छी चीज नहीं मिलती। जिन्हों कहता है क्या मुझे अपने उस मैजिक को मल्टीप्लाई करने वाले क्रिस्टल को भेज देना चाहिए, उससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, फिर मैं अपने इक्विपमेंट खरीद सकता हूँ। ऑनलाइन स्टोर पर जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सारे यूजर की पावर को 20 से 30% तक बढ़ा देते हैं, जबकि मेरा क्रिस्टल किसी भी यूजर की पावर को डबल कर देता है। हालांकि ये और बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा, लेकिन एक मसला है, मुझे लोगों को बताना पड़ेगा, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे ये मिला कहाँ से, क्योंकि लोग ऊपर शक करेंगे मैं अभी एक ई रैंक का हंटर हूँ। ई रैंक के हंटर के पास इतना पावरफुल क्रिस्टल कैसे आ सकता है, और मैं किसी को एक्सप्लेन करता फिरूंगा। मेरा एस रैंक का लाइसेंस लेने में काफी दिन है, अगर मेरे रिकॉर्ड में कोई ए रैंक की डंजन को क्लियर करना लिखा हो तो भी लोग उन पर कम शक करेंगे, इसलिए मुझे किसी डंजन को ज्वाइन करना होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला है, कोई भी ए रैंक की डंजन को क्लियर करने वाली टीम मेरे जैसे ई रैंक के बंदे को क्यों हायर करेगी। साथ ही वो सच करना शुरू कर देता है और वो बहुत हैरान हो जाता है, कहता है यहाँ पर तो एक टीम है जो कि ई रैंक के हंटर्स को हायर कर रही है, और जिन्हों उस अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वोजिन चेयरमैन गनी के सामने जिन्हों की सारी फाइल पेश करते हैं। गनी उसको देखकर कहते हैं यहाँ पर तो बहुत ही बच्चा लगता है, लेकिन आप जरा इसको देखो ये कितना बड़ा हो चुका है। मिस्टर वोजिन उनसे कहते हैं इस फाइल में उसके पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 4 साल से वो एक ई रैंक का हंटर है, सबसे वीकेस्ट हंटर, ई रैंक हंटर में से वीकेस्ट हंटर। चेयरमैन गनी उसे कहते हैं क्या वो एक फर्स्ट रैंकर है। मिस्टर वोजिन कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, उसके साथ काम करने वालों से पूछा गया था, उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट रैंकर नहीं है, मुझे लगता है कि इसे डबल रेटिंग मिली है, लेकिन उसे भी ज्यादा आसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसे डबल रेटिंग मिली होती तो डबल एयर इंस्टेंट में ज्यादा लोग नहीं मारे जाते, ये हम सबको बचा लेता। जब ये एक ई रैंक का हंटर था बहुत ज्यादा जख्मी होकर बाहर आता था, लेकिन फिर भी ये डंजन के अंदर जाता क्योंकि इसकी माँ बीमार है और इसकी बहन हो जाती है। चेयरमैन गनी कहते हैं ये तो बहुत ही अजीब किस्म का लड़का है, इसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर डाली हुई है, जबकि इसका बाप मिसिंग है। मिस्टर वोजिन गनी से कहते हैं चेयरमैन मेरे पास एक रिपोर्ट है, अभी भी पता चला है कि जिन्होंने अटैक फोर्स को ज्वाइन किया है और वो एक ए रैंक की डंजन में जाने वाला है। चेयरमैन उससे पूछते हैं उसने कौन से गिल्ड को ज्वाइन किया है। वोजिन कहता है उसने हंटर्स गिल्ड को ज्वाइन किया है। चेयरमैन गनी ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं उसने मुझे कहा था कि वो मॉन्स्टर से फाइट करना चाहता है, लेकिन हंटर्स गिल्ड को उसने क्यों ज्वाइन किया, क्या वो भी पैसे की लालच में वहाँ पर गया है, क्योंकि हंटर्स गिल्ड वाले सबसे ज्यादा पेमेंट देते हैं। लेकिन साथ ही मिस्टर वोजिन कहते हैं मुझे कंफर्म सोर्स से पता चला है उसने अटैक फोर्स को ज्वाइन नहीं किया बल्कि माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। अब ये बात सुनकर चेयरमैन ऑफिसर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो तो एक अटैक फोर्स टाइप है, आज उसने माइनिंग टीम को क्यों ज्वाइन किया, मुझे तो इस लड़के की समझ ही नहीं आ रही। वो एक एस रैंक का हंटर है, फिर वो डंजन के अंदर माइनिंग का काम क्यों करेगा। नेक्स्ट सीन उस अटैक फोर्स का दिखाया जाता है, डंजन के बाहर माइनिंग टीम का कैप्टन खड़ा होता है, उसे कहता है तुम एक ई रैंक के हंटर हो, टाइम पर आए हो। जिन्हों माइनिंग की ड्रेस पहनकर खड़ा होता है कहता है जी बिल्कुल मैं ई रैंक का हंटर हूँ और मेरा नाम सन जिंगू है। और यही बार हमारी जिन्होंने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है ना कि अटैक फोर्स को। जिन्हों वहाँ पर पहुंच जाता है, माइनिंग टीम के कैप्टन से कहते हैं क्या तुम्हारे पास माइनिंग का कोई एक्सपीरियंस है। जिन्हों से कहता है नहीं। कैप्टन से कहते हैं फिर तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल कौन सा है। जिन्हों ने बताता है मेरा फाइटिंग स्टाइल फिजिकल फाइटिंग स्टाइल है। कैप्टन से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं तुम्हारी तरह के फाइटिंग स्टाइल वाले यहाँ पर ज्यादा बंदे नहीं है, तुम्हें बस नर्वस नहीं होना, आराम से काम करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अभी फिलहाल तुम्हें स्टैंड बाय पर रखा जाएगा, जैसे हमारी अटैक फोर्स बाहर आएगी फिर हमारा काम शुरू होगा, हम लोग अंदर जाएंगे। जाते हुए अपने पेपर साथ लेकर जाना मत भूलना। जिन्हों कहता है ठीक है। जिन्हों साथ ही दूसरे हंटर्स की तरफ देखकर कहता है ए रैंक की डंजन के अंदर खतरा बहुत ज्यादा होता है और मॉन्स्टर भी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए अटैक फोर्स सारा काम नहीं कर सकती। इसलिए इस तरह की डंजन में 3 टीम्स जाती है। पहली टीम अटैक फोर्स होती है जो कि सारे मॉन्स्टर को खत्म करती है, दूसरे नंबर पर माइनिंग टीम आती है जो कि मौजूद सारे माना क्रिस्टल को माइन करती है, और तीसरे नंबर पर कलेक्टिंग टीम आती है। उनका काम मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को उठाकर बाहर लाना है। माइनिंग टीम और कलेक्टिंग टीम डंजन में उस वक्त आयल होते हैं जब अटैक टीम वाले अपना काम खत्म कर लेते हैं, यानी कि वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं सिवाय बॉस के, क्योंकि अगर बॉस को मार देंगे तो गेट क्लोज हो जाएगा। जिन्हों कहता है डंजन के अंदर हमारी मॉडर्न मशीनरी काम नहीं करती, इसलिए हमें इंसानों को यहाँ लेकर जाना पड़ता है और वो भी माइनिंग करके सारे क्रिस्टल को बाहर लेकर आना पड़ता है। जिन्हों डंजन के गेट की तरफ देखता है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। जिन्हों कहता है आज मैं पहली बार एक ए रैंक के गेट को देख रहा हूँ, फ्यूचर में तो मुझे इस तरह के गेट्स में आना जाना पड़ेगा क्योंकि मैं एस रैंक का हंटर बनने वाला हूँ। और साथ ही डंजन के अंदर का सीन दिखाती है जहाँ पर उनकी अटैक फोर्स अंदर चली जाती है। इनकी अटैक फोर्स में 2 एस रैंक के हंटर है, एक तो चोई जॉन है जिसको आप पिछले एपिसोड में देख चुके हैं, जबकि दूसरी हंटर एक लड़की है जो कि गेट की वाइस मास्टर है। चोई जॉन कहता है ये डंजन तो बहुत ज्यादा डीप है, हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, हमें जल्दी से इस डंजन को क्लियर करना होगा वरना बाकी की टीम्स अपना काम टाइम पर खत्म नहीं कर पाएंगी। वहीं पर उनके सामने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। चोई जॉन सिगरेट पी रहा होता है, जल्दी से अपने सिगरेट को निकालता और कहता है वैसे मुझे ज्यादा लाइट पसंद तो नहीं, लेकिन चलो तुम्हारे लिए मैं कपड़े को रोशन कर देता हूँ, और अपने सिगरेट को हाथ में पकड़ता है और अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ एक फायर अटैक करता है। चोई जॉन का फायर मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ जितने भी नॉर्मल मॉन्स्टर्स होते हैं सभी को मार डालता है। अटैक करने के फौरन बाद
बाद चोईजोंग अपने टैंक से कहता है जल्दी से अपनी पोजीशन लो और हमें प्रोटेक्ट करो, क्योंकि चोईजोंग ने अपनी फायर पावर को सामने की तरफ भेजा था। वो रिपेयर होकर वापस आ रही होती है। टैंक सामने अपनी शील्ड्स करके खड़ी हो जाती है और सबको प्रोटेक्ट करती है। चोईजोंग कहता है वैसे तो हमारे से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर मेरी फायर के साथ में आएंगे वो सारे जलकर हाफ हो गए होंगे। मुझे नहीं पता कि ये डंजन कितनी ज्यादा डीप है, लेकिन जितने भी मॉन्स्टर सामने होंगे वो सारे मारे गए होंगे। टैंक्स भी चोईजोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितनी बार भी हम इसे देखते हैं ये उतनी बार अमेजिंग लगता है। फायर का खत्म होने के बाद चोईजोंग उनसे कहता है चलो फिर आगे बढ़ो, रास्ते में जो मॉन्स्टर मिले उसे मार देना। तो यही बार दूसरी एस रैंक की हंटर जो कि वाइस मास्टर है जिसका नाम जाइन है, उसको भी पहली बार दिखाया जाता है। माइनिंग टीम के कैप्टन वाइट कलर बंदे से कहते हैं क्या अटैक फोर्स ने अपना काम पूरा कर लिया? तुम कब से यही बात कह रही हो? क्योंकि अपना काम खत्म कर लिया है, बस आने वाली है। वो बंदा फिर से टीम कैप्टन से कहता है बस थोड़ी देर और इंतजार करो, जैसे वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देंगे वो बाहर आ जाएंगे। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया जाता है ताकि तुम्हारा सामना किसी मॉन्स्टर से ना हो और तुम्हारे लोगों को नुकसान न पहुंचे। अब ये तो बहुत ज्यादा बुरा होगा कि तुम लोग आराम से माइनिंग कर रहे हो और उसी वक्त कोई मॉन्स्टर निकल आए और तुम सब लोगों को मार डाले। टीम कैप्टन से कहते हैं मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, क्यों ना तुम उन्हें अकेला छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद अटैक फोर्स वाले बाहर आ जाते हैं। वो सारे कहते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें इंटर होना है। जिन्हों भी को देख रहा होता है और कहता है ये लोग हमारी कंट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फोर्स है। जिन्हों जैसे चोईजोंग को देखता है जल्दी से अपने हैमर को आगे करते हुए अपने सर को नीचे झुका लेता है ताकि वो उसे पहचान ना ले। माइनिंग टीम वाले बंदे कहते हैं हंटर्स गिल्ड की नंबर 2 भी आ रही है जो कि वाइस मास्टर है। मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था, इसका नाम चाह इन है जो कि एस रैंक की हीरो है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है पता नहीं दुनिया में और भी इसकी जैसी लड़कियां हैं जो कि एस रैंक की हीरो होंगी या नहीं, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। मुझे लगता है कि इसकी पावर भी चोईजोंग के बराबर है, या फिर हो सकता है ये चोईजोंग से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये चेयरमैन गोगन ही के लेवल के बराबर हो। जिन्हों भी उसकी तरफ देख रहा होता है चाहे को उस वक्त कुछ महसूस होता है और वो जिन्हों की तरफ देखती है, लेकिन जिन्हों जल्दी से अपने आप को छुपा लेता है। चाहे की नाक बहुत ज्यादा तेज है, वो किसी को भी स्मेल कर सकती है, वो किसी की एनर्जी को स्मेल कर सकती है। चाहे उसको देखते हुए कहती है मुझे अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ माइनस खड़े हैं। चाहे कहती है मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चेयरमैन गन ही यहाँ पर खड़े हैं, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कुछ यहाँ पर है और अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, जैसे वो बंदा यहाँ से गायब हो गया है। साथ ही चाहे कहती है चेयरमैन गोगन यहाँ पर क्या करने के लिए आएंगे, वो नहीं हो सकते, मुझे कोई गलती लगी होगी। जिन्हों कहता है मैं तो बार-बार बचा हूँ, उसने तो मुझे महसूस कर ही लिया था। माइनर टीम के कैप्टन से कहती है चलो सब लोग रेडी हो जाओ, हमारी बारी है, हम लोग डंजन के अंदर जाएंगे। जिन्हों में टीम के साथ ए रैंक के गेट के अंदर चला जाता है। जिन्हों कहता है एक गेट के अंदर से निकलने वाली एनर्जी की वजह से उसको रैंक दिया जाता है, फिर चाहे उसके अंदर डंजन कितनी बड़ी क्यों ना हो या फिर कितनी छोटी क्यों ना हो, उसके अंदर से जो एनर्जी की बेस निकलती है उसी के बिना पर उसे रैंक दिया जाता है। जिन्हों जैसे अंदर गायब होता है उसे हवा महसूस होती है। जिन्हों कहता है एक डंजन के अंदर हवा का क्या काम, उसी वक्त वो कहता है नहीं ये तो बॉस के रूम से आ रही एनर्जी है, ये तो मैजिक एनर्जी की बेस है जो कि बॉस के रूम से आ रही है। वहीं पर दूसरे माइनर उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है क्या तुम लोगों को पता है ये लड़का एक ई रैंक का हंटर है। वो आपस में बातें कर रही होती है और कहती है आई कैप्टन को क्या पड़ी थी एक ए रैंक के गेट के अंदर एक ई रैंक के हंटर को लेकर आने की। एक ई रैंक का हंटर इतना ज्यादा कमजोर होता है कि वो एक ए रैंक की डंजन के अंदर अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पता नहीं आज हम लोग अपना काम टाइम पर खत्म कर पाएंगे या नहीं, कहीं ये हमें स्लो ना कर दे। जबकि जिन्हों वहाँ पर खड़ा की बातें सुन रहा होता है। जिन्हों कहता है मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, इसलिए सारे मेरे बारे में इसी तरह की बातें करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे इन सबसे क्या लेना देना। बहुत जल्दी मैं एक एस रैंक का हंटर बनने वाला हूँ। उसी वक्त एक माइनर उसके पास से गुजरता है और जिन्हों से कहता है और जल्दी से काम खत्म करो। वो समय जिन्हों को नीचे दिखा रहा होता है। वो जिन्हों से कहता है तुम यहाँ पर बुक मारकर क्यों करे हो, जल्दी से काम शुरू करो, हमें टाइम पर काम खत्म करना है। जिन्हों से उसे एक ही बार देखा है और वो डर जाता है। वो माइनर इतना ज्यादा घबरा जाता है और जिन्हों से कहता है चलो ठीक है तुम जैसा करना चाहो कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो कहता है क्या ये वाकई में एक ई रैंक का हंटर है? इसकी आंखों को देखकर तो मेरी टांगें भी कांप गई। वहीं पर प्लैटिंग टीम वाले भी अपना काम कर रही होती है जो कि मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को निकाल रही होती है। प्लैटिंग टीम वाले माइनिंग टीम से पहले डंजन के अंदर दाखिल होती है ताकि डंजन के अंदर जितनी भी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज हैं उन्हें दाएं पर निकाला जा सके। उसके बाद माइनिंग टीम दाखिल होती है जो कि सारे माला क्रिस्टल्स को निकालती है। माला क्रिस्टल्स को हम लोग ऐसी जगह बेच सकते हैं जबकि डेड बॉडीज के बहुत सारे हिस्सों को बेचा जाता है जिसमें से हथियार बनते हैं, वेपन्स बनते हैं और बॉडी आर्मर्स बनते हैं। एक हाई रैंक के मॉन्स्टर की डेड बॉडी का कोई भी पार्ट जाया नहीं जाता, उसको पूरा का पूरा यूज किया जाता है। जैसे माइनिंग टीम वाले और प्लैटिंग टीम वाले अपना काम खत्म कर लेती है, अटैक फोर्स वाले फिर से दाखिल होती है और जाकर बॉस को मार डालते हैं, जिससे डंजन का गेट क्लोज हो जाता है। और इस तरह ये चारों स्टेप मुकम्मल करने के बाद ही कहा जाता है कि एक हाई रैंक की डंजन को क्लियर कर दिया गया है। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं तुम तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होगे क्योंकि तुम पहली बार एक ए रैंक की डंजन में आए हो। जिन्हों कहता है हाँ मैंने पहली बार इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स देखे हैं। जिन्हों कैप्टन से कहता है यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है वहाँ सवाए बॉस के, क्योंकि बॉस को अगर मार देंगे तो गेट क्लोज हो जाएगा। कैप्टन से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक हम लोग दोनों टीमें अपना काम कमल नहीं कर लेती तब तक वो बॉस को मारने के लिए नहीं जाएंगे। जिन्हों कैप्टन से कहता है क्या होगा अगर बॉस अपने नेस्ट को छोड़कर यहाँ पर आ जाए। कैप्टन से कहती है तो हम सब लोग मारे जाएंगे। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ हम सब लोग मारे जाएंगे। जिन्हों कैप्टन से कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस तरह का काम करते हुए जबकि तुम्हें पता है कि बॉस अभी जिंदा है, वो किसी वक्त भी यहाँ पर आकर तुम्हें मार सकता है। कैप्टन से कहता है नहीं मुझे 3 साल हो गए हैं इस कंपनी के लिए काम करते हुए, हंटर्स गिल्ड वाले बहुत ही अच्छे हैं, ये अपना काम पूरे तरीके से करते हैं। जिन्हों कहता है क्योंकि ये सारे लो रैंक के हंटर्स हैं इसलिए कुछ महसूस नहीं हो रहा, मतलब बॉस के अंदर से इतनी मैजिकल पावर निकल रही है। अगर ये उसको महसूस कर लें ये तो डरकर यहाँ से भाग जाए। इस डंजन का जो बॉस है उसकी स्ट्रेंथ लेवल वोल्कन और मीटर से बहुत ज्यादा है। चोई जो वो चाई दोनों ही बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है जो कि ऐसे बॉस को हरा सकते हैं। फिर जिन्हों अपनी माइनिंग का काम शुरू कर देता है क्योंकि जिन्हों के स्टैक पॉइंट्स बहुत ज्यादा है जो कि उसने स्ट्रेंथ में डाले हुए हैं, इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ माइनिंग कर रहा होता है। दूसरे माइनर कैप्टन से कहते हैं कैप्टन तुमने तो कहा था कि ये लड़का नया है, इसको एक्सपीरियंस नहीं, क्या ये वाकई में एक ई रैंक का हंटर है? इसकी स्ट्रेंथ तो देखो ये कितनी तेजी के साथ माइनिंग कर रहा है। कैप्टन से कहते हैं हाँ बेशक मैंने इसका लाइसेंस चेक किया है, ये ई रैंक का हंटर है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भी हंटर को ऐसे ही एक ए रैंक की डंजन में आने दूंगा उसका लाइसेंस चेक किए बगैर? बंदा कैप्टन से कहता है तो फिर तुम उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई? कैप्टन से कहते हैं मुझे लगता है ये गिफ्टेड माइनर है, इसे डायरेक्टली ह्यूमन से यहाँ पर भेजा गया है माइनिंग करने के लिए। मेरी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज है जो मुझे ऐसा लड़का मिला। कैप्टन सभी माइनर से कहते हैं चलो हमारी लंच ब्रेक हो गई, चलो बाहर चलकर लंच करते हैं, अपने काम को यहीं पर रोक दो। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं क्या तुम लंच करने के लिए नहीं आओगे? जिन्हों कैप्टन से कहता है नहीं मुझे थोड़ा सा काम है, मैं पहले से खाना खा चुका हूँ। कैप्टन से कहते हैं ठीक है तुम जो चाहो कर सकते हो। माइनिंग टीम के वहाँ से चले जाने के बाद जिन्हों अपना माइनिंग का कहता है फाइनली मैं जहाँ पर अकेला हूँ अब मैं जल्दी से जाता
आता हूँ और बॉस के रूम में जाकर बॉस को देखकर आता हूँ कि ए रैंक की डंजन में बॉस किस तरह का होता है। जिन्हों कहता है कि टीम में खाना खाकर वापस आने से पहले मैं बॉस को देखकर वापस आ जाऊंगा और फिर जिन्हों जल्दी से बॉस के रूम की तरफ चला जाता है। तो जैसे बॉस के रूम में पहुंचता है वहाँ पर एक बड़ा सा जाइंट बॉस होता है। जिन्हों की तरफ देखकर कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये तो मीटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्हों जल्दी से अपने डैगर को निकाल लेता है और कहता है मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि अगर मैंने अभी इस बॉस को मार दिया तो गेट क्लोज हो जाएगा और अगर गेट क्लोज हो गया तो हंटर गेट्स वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने सारे माना क्रिस्टल्स को बाहर नहीं निकाला। जिन्हों भी वहीं पर खड़ा होता है उसी वक्त चाय वहाँ पर आ जाती है, उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनते ही जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जिन्हों हैरान होकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। चाय उसे कहती है मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिन्होंने अपने हाथ में अपना डैगर निकाला होता है वो जल्दी से अपने डैगर को गायब कर देता है। जिन्हों चाय से कहता है मैं अपना रास्ता भटक गया था और मैं यहाँ पर पहुंच गया, मुझे नहीं पता कौन सी जगह है। चाय जिन्हों से कहती है तुम तो माइनिंग टीम से हो, तुम्हें नहीं पता कि ये बॉस का रूम है, यहाँ से वापस चले जाओ। जिन्हों कहता है चाय तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, जितनी जल्दी मेरे तक पहुंच गई और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जबकि चाय में जिन्हों के हाथ को देखकर बॉस का हैरान होती है। चाय कहती है थोड़ी देर पहले मैंने इसके हाथ में वेपन देखा था। चाय जिन्हों से कहती है प्लीज जल्दी से वापस चले जाओ, अगर तुमने बॉस को गुस्सा दिला दिया तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जिन्हों से कहता है अच्छा ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। चाय जैसे उसके पास से गुजरती है उसे कुछ महसूस होता है, वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और जिन्हों से कहती है एक सेकंड के लिए रुको। साथ ही चाय आगे बढ़ती है और उसे स्मेल करने की कोशिश करती है। चाय बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारे पास से कोई स्मेल क्यों नहीं आ रही। जिन्हों चाय से कहता है क्या कोई बसता है। चाय उसका लाइसेंस पकड़ती है और कहती है क्या तुम वाकई में एक हंटर हो। वो उसके लाइसेंस पर लिखा हुआ देखती है कि ये एक ई रैंक का हंटर है और इसका नाम सन जिनगू है। चाय उसे कहती है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। फिर जिन्हों वहां से चला जाता है। चाय कहती है हो सकता है इसका रैंक बहुत ज्यादा लो है इसलिए मुझे उससे कोई स्मेल नहीं आई, लेकिन साथ ही वो कहती है लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। थोड़ी देर के बाद माइनिंग टीम के सारे बंदे अपने लंच कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं तुम अपना रास्ता भटक गए और जाकर चाइन से मिले, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। यहाँ पर बहुत सारे माइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल में एक बार भी चाइन से बात नहीं की। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं चाइन बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो लंच ब्रेक के दौरान बॉस के रूम में पेट्रोलिंग करने के लिए गई थी कि कहीं बॉस जाग तो नहीं गया, क्योंकि उसे हमारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। जिन्हों कहता है मेरी माइनिंग टीम इतनी ज्यादा खुश है क्योंकि इन्होंने अपने बॉस को नहीं देखा, अगर ये बॉस को देख लेते तो ये तो घबराकर यहाँ से भाग जाते। वहीं हमारी माइनर जिन्हों से कहता है चाइन की स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो हंटर्स की स्मेल को महसूस कर सकती है। जिन्हों से कहता है हंटर्स की स्मेल कैसी होती है। उसे कहता है पता नहीं, चाइन के पास एक स्पेशल पावर है, वो किसी भी हंटर को महसूस कर सकती है सिर्फ उसी स्मेल से। जिन्हों कहता है शायद इसीलिए उसने अपने नाक को कवर करके रखा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स हैं, इसलिए वो स्मेल को कंट्रोल नहीं कर पाती होगी। शायद इसीलिए उसने मुझे सुनते हुए कहा था कि मैं क्या वाकई में एक हंटर हूँ या नहीं। उसे वक्त जिन्हों को याद आता है कि भगवान ने भी उससे कहा था कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास से ह्यूमन होने की कोई सेंस नहीं आ रही। जिन्हों कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, ना तो मेरे पास से हंटर जैसी कोई स्मेल आती है और ना ही मॉन्स्टर के कान में कोई आवाज आती है कि इसको मार डालो। यही सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि मैं एक प्लेयर हूँ, इसका मतलब इस दुनिया में अकेला ही हूँ जो कि सिस्टम से बेनिफिट हासिल कर रहा हूँ, यानी कि पूरी दुनिया में अकेला प्लेयर हूँ। रेड खत्म होने के बाद कैप्टन जिन्हों को उसके पैसे देते हैं, बाकी की माइनर टीम भी बहुत ज्यादा खुश होती है। जिन्हों से कहती है जिस तरह तुम माइनिंग कर रहे थे हमें तो लगा